नमस्कार मित्रों, एक बार फिर महाचिति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे आप खेत देख रहे हैं और खेत में जो फसल है वह है गेहूं। गेहूं जिसे वैदिक साहित्य में गोधूम कहा गया। अभी इसके कटने का मौसम आ गया है। चांद्रमास वैशाख और सौर मास चैत्र चल रहा है। कुछ समय के बाद मेष संक्रांति होने वाली है, फिर सौर वैशाख शुरू होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इस कृषि की परंपरा हमें अव्यवहित रूप से निरंतरता के रूप में वैदिक काल से ही मिल रही है। आज हम कृषि से संबंधित कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। कृषि पर्यायवाची खेती, किसानी भी, काश्तकारी भी। कृषि जो वैदिक काल से ही चला आ रहा शब्द है और वैदिक काल आज से लगभग 3000 या 3500 साल पहले का ये शब्द है। कृषि शब्द कृष धातु से बना है। कृष का मतलब होता है धरती में हल चलाना या धरती को जोतना। यानी कृषि वह पेशा है या वह कला है या वह विद्या है जिसमें धरती में हल चलाकर फसलों को उगाते हैं, फसलें पैदा करते हैं। वैदिक काल के एक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में हम यदि देखें तो कृषि से जुड़ी हुई 4 प्रक्रियाओं की चर्चा इस तरह से मिलती है। एक कर्षण की प्रक्रिया है, यानी खेत में हल चलाना। एक वपन की प्रक्रिया है, यानी खेत में बीज बोना। एक लवन की प्रक्रिया है, यानी कटाई करना, फसल जब पक जाए तो कटाई करना। और एक मर्दन की प्रक्रिया है, यानी माड़ना। और जब इतनी प्रक्रियाएं हो जाएं तो तितऊ यानी चलनी और शूर्प यानी सूप से उस अनाज का संस्कार होता है। ये शतपथ ब्राह्मण के कुछ शब्द थे जिन्हें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। वैदिक काल में खेती हल से होती थी, हल बैल से। और हल का जो पर्यायवाची मिलता है, यानी हल के लिए जो शब्द है वह एक सीर है और एक लांगल है। ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 6 बैलों वाले, 8 बैलों वाले, 12 बैलों वाले और 24 बैलों वाले हल वैदिक काल में चलते थे। न केवल हल बल्कि हल का जो फाल है वह भी लकड़ी से बनता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। फाल शब्द आज भी चलता है। इसी अर्थ में हल का जो अगला नुकीला हिस्सा होता है जो आजकल लोहे से बनता है। अब तो हल कम चलते हैं, वैसे हल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है, लेकिन उसे फाल अभी भी कहते हैं। यह जानकारी कितनी रोचक है, कितनी विचित्र है कि 3000 या 3500 सालों से एक ही अर्थ में वह शब्द चल रहा है, फाल। वैदिक काल के कुछ उत्पादों की, कुछ फसलों की बात करें तो जैसा कि ये जो गेहूं है जिसके लिए गोधूम शब्द का प्रयोग था, यव एक फसल थी जिसके लिए जौ शब्द चलता है वैदिक संस्कृत से लेके बाद की संस्कृतों में। लगभग इसी प्रकार का जौ का भी पौधा होता है। इसके अलावा व्रीहि यानी धान और प्रियंगु, माश यानी उड़द और इसी प्रकार के 5-10 और अनाजों के नाम मिलते हैं। और इन अनाजों में से बहुत का नाम परिवर्तित होकर आज हमारे सामने है। हमने एक अनाज तिल के बारे में भी सुना है, ये वैदिक काल से ही मिलता है। और तिल को लेके जो शब्द बना, तिल का रस तैल, आजकल तेल कहा जाता है। इसका अर्थ विस्तार हुआ है। अब किसी भी वस्तु के रस को तेल कहने की परंपरा
चल रही है, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल और कुछ लोग लाक्षणिक स्तर पर जीवन का भी तेल कहते हैं। तो कृषि से जुड़ी हुई ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहते हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा धार्मिक प्रतीक के रूप में या पुरा कथा के रूप में। रामायण की प्रमुख पात्रा या नायिका जो सीता हैं, सीता शब्द वैदिक शब्द है और सीता का मतलब होता है हल जब जमीन पर चलता है तो उससे बनी हुई रेखा या गड्ढा जो है। हम जानते हैं सीता की जो पौराणिक कथा है कि राजा जनक ने जब हल चलाया था तो उसके गड्ढे से ही सीता का प्राकट्य हुआ। तो सीता या सीत हल से बनी हुई रेखा है और हल के लिए एक शब्द सीर था। तो जनक जो सीता जी के पिता थे वे सीर ध्वज कहलाते थे, यानी सीर अर्थात हल ही जिनकी ध्वजा हो। कुल मिला के शब्द संकेतित करता है कि वो ऐसे राजा थे जिनके राज्य में कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा था। वैदिक काल में जो सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है, बल्कि यूँ कहें कि भारतीय वाङ्मय अथवा विश्व वाङ्मय का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें एक ऋषि एक जुआरी को कह रहे हैं कि जुआ छोड़ो और खेती करो, कृषि करो। खेती शब्द क्षेत्र शब्द से बना है, क्षेत्र से खेत और खेत का जो भाववाचक रूप है यानी जो कृषि कर्म है उसको खेती कहा गया। क्षेत्र शब्द को लेके भी एक जानकारी हमारे पास है कि क्षेत्र इस जमीन को, जमीन के टुकड़े को जिस पर फसल उगाई जा रही है उसको तो कहते ही हैं, और क्षेत्रीय शब्द जो है वह इस खेत के मालिक के लिए या किसान के लिए अथवा वैवाहिक संबंधों में पति के लिए वो शब्द चलता रहा है। पति के लिए इस अर्थ में चलते रहा है कि इसी कृषि कर्म से जोड़कर जो संतानोत्पादन की क्रिया है उसे समझा गया और पितृसत्तात्मक सोच के तहत स्त्री के शरीर को या स्त्री को क्षेत्र कहा गया, खेत कहा गया और उसके पति को उसमें बीज बोने वाले किसान के रूप में यानी खेत के मालिक के रूप में इंगित किया गया। अंग्रेजी में शब्द है कृषि के लिए हस्बेंड्री, उसको भी हस्बैंड शब्द से लोग जोड़ते हैं। और हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है उसका अर्थ यही होता है फसल उगाना, फसल की पैदावार करना। और एग्रीकल्चर शब्द का भी फिर विस्तार हुआ, उसमें और भी चीज़ें समाहित हुई, जैसे उसमें हार्टिकल्चर जुड़ा। अगर हम भारतीय वाङ्मय में जाते हैं तो कृषि इतना व्यापक शब्द उस समय नहीं था कि उसमें पशुपालन भी आए, क्योंकि गीता में कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य के जो 3 स्वभावज कर्म बताए गए हैं, कृषि गौरक्ष यानी पशुपालन इसको व्यापक अर्थ में कह सकते हैं, और वाणिज्य, तो कृषि से पशुपालन को अलग करके रखा गया है। लेकिन आजकल जो कृषि का कॉन्सेप्ट है कृषि विज्ञान का, उसमें पशुपालन और बाकी प्रकार के प्राणियों का भी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि का भी समावेश होते जा रहा है। तो आज के वीडियो में वैदिक वाङ्मय से चले आ रहे कृषि कर्म और उससे जुड़े हुए शब्दों का एक संकेत करते हुए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।